हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 4.1 करेंगे। इससे पहले की सारी प्रश्नावलियां हमने बना रखी हैं और जिनकी वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। अच्छा, इनसे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। अच्छा, मतलब इनसे जो हमें डाटा मिला है तो उसे हमने एक पाई चार्ट में दर्शाया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा, मतलब ये जो पाई चार्ट है इससे कुछ वो प्रश्न पूछेगा, उन्हें आपको बताना है। चलिए देखते हैं। बच्चों, आप पाई चार्ट जानते हैं? जानते हैं, कोई बात नहीं, नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं। देखिए, पाई चार्ट एक इस तरीके से एक वृत्त बनाया जाता है, ठीक है, और जो भी डाटा होता है उसको प्रतिशत में निकालकर उसको इस तरीके से एक त्रिज्यखंड बना दिया जाता है। जैसे इन युवा व्यक्तियों से सर्वे किया गया, उनसे पूछा गया कि आपको कौन कौन सा संगीत पसंद है। ठीक है, तो 10% लोगों ने कहा कि हमें शास्त्रीय संगीत पसंद है। ठीक है, अब इसका पाई चार्ट कैसे बनेगा? उन्हें यहाँ ये जो केंद्र है ना जिससे ये वृत्त बनाया गया है, उस केंद्र पर एक 10% का रेशियो निकाल कर ये त्रिज्यखंड बना दिया। ठीक है, 20% ने कहा कि हमें उपशास्त्रीय संगीत पसंद है, तो 20% के लिए ये वाला डाटा बना दिया। 30% ने कहा बच्चों कि हमें लोक शास्त्रीय संगीत पसंद है। ठीक है, 30 के लिए ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड बना दिया। 40% ने कहा कि हमें मनोरंजक संगीत पसंद है। ठीक है, तो 40 के लिए उन्होंने ये वाला त्रिज्यखंड बना दिया। आप यदि इन सबको जोड़ेंगे तो 40 और 30 70 और 20 90 और 10 100, यानी कि 100% का डाटा उन्होंने इस त्रिज्यखंड में पाई चार्ट के माध्यम से बना दिया। हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो, लेकिन कोई बात नहीं, घबराइए मत, वीडियो छोड़ के मत जाइए। हम इस प्रश्नावली को जब करेंगे ना तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप इसको बहुत अच्छे से पाई चार्ट को भी समझ जाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न उठते हैं ना उनको भी निकालना बहुत आसानी से सीख चुके होंगे। ठीक है, चलिए इसका पहला प्रश्न है बच्चों, वो कह रहा है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति? 20 व्यक्ति, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। अच्छा, देखिए उन्होंने हमें एक डाटा दिया है कि जो 20 व्यक्ति है ना वो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। ठीक है, संख्या उन्होंने दे दी कितनी? 20। अच्छा, आपने एक चीज गौर करी हो तो यहाँ जो पाई चार्ट है उसमें कहा है कि 10% शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। ठीक है, और प्रश्न में कह रहा है कि वो व्यक्ति 20 हैं। मतलब समझे इसका कि ये जो 10% है ना ये 20 व्यक्तियों के बराबर है। ठीक है, मतलब उन्होंने दोनों तरीके से आपको डाटा दे दिया, प्रतिशत में भी दे दिया और आपको संख्याओं में भी दे दिया। अब इसे तो करना बहुत सरल हो जाएगा। आपको 10% की वैल्यू पता है, आप 100% की निकाल सकते हैं। और वही पूछा है कि कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया, मतलब पूरा 100% निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं। हम लिखेंगे मानव व्यक्तियों की कुल संख्या। अच्छा, कुल संख्या आपको पता है? नहीं पता, निकालनी है। जब आप जानते हैं गणित में यदि कोई डाटा हमें पता ना हो तो हम उसे क्या मानते हैं? हम उसे x मानते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे मानव व्यक्तियों की कुल संख्या। जब पता नहीं है तो उसे लिखेंगे हम x। ठीक है, चलिए अब शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं जो हमें प्रश्न में दिए हैं? 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं किया, बस x माना है कुल व्यक्तियों को और जितना व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं उसे लिख दिया। अब सवाल शुरू होता है, यहां से बच्चों ध्यान देना। ठीक है, हमको क्या दिया है कि 10% जो है ना वो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। अब 10% किसका? कुल डाटा का, मतलब कुल व्यक्तियों का 10%। अब कुल व्यक्ति हमने कितने माने हैं? x। तो बच्चों हम लिखेंगे x का 10%। x का 10%। अच्छा, अब x का 10% है कितने? ये 20 व्यक्ति।
तो ये लिख देंगे हम बराबर में 20, यानी कि जो x का 10% है वो बराबर है 20 व्यक्तियों के। ठीक है, अब इसे लिखिए। देखिए x का की जगह गुणा का निशान, अब जानते हैं 10 की जगह 10। अब देखिए इस प्रतिशत को आप हटाइए, जब भी हम सवाल सॉल्व करते हैं तो प्रतिशत हटाना पड़ता है, तो प्रतिशत कैसे तो नहीं हटता। प्रतिशत हटाने के लिए एक काम किया जाता है कि प्रतिशत हटाएंगे और बटे में आप 100 लगाएंगे। ठीक है, क्या समझ में आया? हम प्रतिशत हटाते हैं और बटे में 100 लगाते हैं। अच्छा, इधर सॉल्व हो गया, बराबर 20 यहाँ पहले से था। ठीक है, ये समझ में आया? आ गया होगा। अब अपनी काटपीट कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगी। अब x और 1 का गुणा करेंगे तो ये आएगा बच्चों x बराबर 20। ठीक है, अब ये 10 बटे में है यानी कि भाग के रूप में है, पक्षांतर कर दीजिए। जब बटे की संख्या दूसरी तरफ जाती है, मतलब भाग की संख्या दूसरी तरफ जाती है, तो क्या होता है? गुणे में बदल जाती है, तो ये हो जाएंगे गुणा 10। अब 20 का 10 में गुणा कर दीजिए, 20 ढाई 200। तो ये बच्चों x बराबर क्या आया? 200 व्यक्ति। ठीक है, आप लिख भी दीजिए 200 व्यक्ति। ठीक है, कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था बच्चों? 200 व्यक्तियों का, यानी कि हमने अपना पहला सवाल सॉल्व कर लिया। था ना बच्चों सरल सवाल? बहुत सरल सवाल था और आपको बहुत आसानी से आ भी गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसी का दूसरा प्रश्न है, वो कह रहा है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। अच्छा, देखिए आप यदि इस पाई चार्ट पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे शास्त्रीय संगीत 10% लोग पसंद करते हैं, 20% उपशास्त्रीय, 30% लोक संगीत और 40% करते हैं मनोरंजक संगीत। तो सबसे ज्यादा बच्चों किसे पसंद किया जाता है? जो सबसे ज्यादा प्रतिशत में है लोग, 40% किसके हैं? मनोरंजक के। तो ये प्रश्न जो पूछ रहा है ना कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक पसंद किया जाता है, तो आप लिख देंगे कि मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। था ना बच्चों सरल सवाल? अब इससे सरल क्या होगा? ये तो बस आपको चित्र देखना है जिसका त्रिज्यखंड सबसे बड़ा हो, या तो त्रिज्यखंड से भी पहचान सकते हैं, वरना ये प्रतिशत से भी आप पहचान सकते हैं। सरल सवाल है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसी का तीसरा प्रश्न है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए, कितनी सीडी बनाए? 1000 सीडी, तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? अच्छा, देखिए बच्चों कोई एक कैसेट कंपनी है, उसे 1000 सीडी बनानी है और उन 1000 सीडीओं को ये जो लोग रहते हैं ना, इनके बीच में बांटना है। बांटना या बेचना बात एक ही है। ठीक है ना। अब वो किस प्रकार की कितनी सीडी बनाए ये आप बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं भाई। जितनी सीडी बनाएगी ना उसका यदि 10% बना दे तो वो शास्त्रीय संगीत वाले लोगों के लिए हो जाएगी, और जो उसकी कुल सीडी है उसका 20% उपशास्त्रीय के लिए हो जाएगा। यदि कुल का 30% बना देगी तो लोक के लिए पसंद हो जाएगी, मतलब लोक संगीत के लिए। और कुल सीडी यानी कि 1000 का यदि 40% हम निकाल दें तो वो मनोरंजक के लिए हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? आ गया होगा, मुझे पता है। चलिए अब इसे विधिवत रूप से करते हैं। देखिए सबसे पहले हम शास्त्रीय संगीत से ही शुरू करेंगे, छोटा सा डाटा इसी का है। तो हम लिखेंगे बच्चों शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या। ठीक है, अब क्या करना है? हमें पता है कि कुल सीडी का 10% निकालना है, तो वो शास्त्रीय संगीत के लिए हो जाएगा। ठीक है, बराबर का निशान। कुल सीडी कितनी है हमारी? जितनी कंपनी ने बनाई है 1000 सीडी, तो हम लिखेंगे 1000 का, और कितना प्रतिशत है? वो 10% शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो 1000 का 10% यदि हम निकाल देते हैं तो शास्त्रीय संगीत के लिए सीडीओ की संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए 1000 की जगह तो 1000 रहने दीजिए, का की जगह क्या करते हैं हम? गुणा का निशान लगाते हैं, 10 के 10, और प्रतिशत के लिए प्रतिशत हटाइए और बटे में 100 लगाइए। ठीक है, अब आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो कुछ नहीं है, जीरो काटनी है और कुछ नहीं। देखिए 1 0 से 1 0, इस 0 से इस 0 कट गई। अब कितने बचे ऊपर? 100 गुणा 1। 100 एकम कितने होते हैं बच्चों? 100 मतलब 1 में किसी का भी गुणा किया जाता है तो वही संख्या मिल जाती है, तो ये हो जाएंगे 100। क्या है ये? सीडी। तो 100 सीडी यदि वो
शास्त्रीय संगीत की बनाती है तो उन सब लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए इसी का दूसरा करते हैं उपशास्त्रीय के लिए। तो हम लिखेंगे बच्चों उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या कितनी है? कुल सीडी का 20%, क्योंकि चार्ट में हमें दिया है कि उपशास्त्रीय 20% लोग पसंद करते हैं। तो हम लिखेंगे कुल सीडी का, यानी कि कुल कितना है 1000, का की जगह गुणा का निशान और 20%। अब चाहे तो आप लाइन बचा भी सकते हैं, का ना लिख कर डायरेक्ट कर दें। तो 1000 गुणा और 20% के लिए प्रतिशत हटाइए और बटे में 100 लगा दीजिए। यहाँ मैंने एक लाइन बचा दी है, कौन सी वाली? 1000 का 20%। ठीक है ना, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि 1000 का 20%। ठीक है, अब का की जगह गुणा और 20% हटा के बटे में 100 लगा दिया। अब कुछ नहीं है, अब काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काटी, इससे 1 0 और कट गई। अब बचे 100 और 2, 2 का गुणा 100 में करेंगे तो आ जाएंगे 100 दूनी 200, तो ये हो जाएंगी बच्चों 200 सीडी। ठीक है, उपशास्त्रीय के लिए 200 सीडी पर्याप्त है। चलिए इसी का तीसरा करते हैं लोक संगीत की सीडी की संख्या। फिर वही, अब तो सीख गए होंगे, 2 सवाल कर लिए। कुल सीडी का 30%, तो कुल यानी कि 1000 का 30%। ठीक है बच्चों, चलिए 1000 की जगह 1000, का की जगह गुणा का निशान और 30% हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0, तो बचा 3 और 100 यानी कि 300 सीडी। ये हो जाएंगी लोग पसंद करते हैं, मतलब लोक संगीत। अगला है बच्चों मनोरंजक संगीत की सीडी की कुल संख्या। फिर से वही, कुल सीडी का कितने प्रतिशत है? 40%। तो हम लिखेंगे 1000 का 40%। अब 1000 की जगह बच्चों 1000, का की जगह गुणा का निशान 40%, हटाएंगे बटे में 100 लगा देंगे। अब 1 2 0, तो 1 और 2 0 हमने काट दी। अब आ गया 100 चौक 400, तो यानी कि 400 सीडी यदि बनाते हैं मनोरंजक वालों के लिए तो उनके लिए पर्याप्त है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 8th में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री में। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे। लेकिन एक बात आप जानते होंगे कि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना छोटा सा काम करेंगे आप हमारी फैमिली यानी कि ई ब्लैक बोर्ड चैनल की फैमिली से जुड़ जाएंगे। फिर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों। एक बात और बता दूं बच्चों, देखिए मैथ तो हम पढ़ा ही रहे हैं, आपको 8th क्लास की साइंस भी इसी चैनल पर मिल रही होगी। देखिए आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च करके ढूंढ सकते हैं हमारे चैनल के नाम से, हो सकता है मिल जाए या ये भी हो सकता है ना मिले, क्योंकि हमारा चैनल नया है, यूट्यूब हमारी वीडियो को ऊपर नहीं दिखाता। तो फिर अब क्या करेंगे आप हमारी चैनल की साइंस पढ़ने के लिए? तो उसका एक समाधान है, आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां जाइए और वहां से अपनी साइंस को भी पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट निकालना तो आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते तो अपने घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी कोई बड़ा व्यक्ति है उससे बोलिए कि हमें इस चैनल की प्लेलिस्ट निकाल के दे दीजिए, वो आपको दे देंगे। 1-2 बार आप निकलवा लीजिए, फिर खुद ही सीख जाएंगे, फिर आराम से खुद ही निकाल लिया करेंगे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, ये क्या कह रहा है? 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया।
अच्छा, मतलब 360 व्यक्तियों का एक समूह था, उनसे पूछा गया कि आपको जो 3 ऋतुएं होती हैं ना, वर्षा, सर्दी और गर्मी, उनमें से आपको कौन सी पसंद है, उसके लिए मतदान करने को कहा गया। ठीक है, इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। अच्छा, ये जो चित्र है ना, इसमें जो डाटा मिला है वो यहाँ लिख दिया है। चलिए पहले इस डाटा को समझे। देखिए, ग्रीष्म ऋतु 90 लोगों को पसंद है, मतलब 90 लोगों ने उसके लिए मत किया। वर्षा ऋतु 120 लोगों को पसंद है, और शीत ऋतु यानी कि सर्दी 150 लोगों को, यानी कि 150 लोगों को पसंद है। ठीक है, ये डाटा है। अब वो इससे पहला प्रश्न कर रहा है कि किस ऋतु को सबसे अधिक पसंद, मतलब मत मिले, मतलब किस ऋतु को सबसे अधिक पसंद किया गया। अब आप इस डाटा को देखकर बता सकते हैं कि किसे सबसे अधिक मत मिले। बच्चों जैसा काम है, फर्स्ट क्लास का बच्चा बता देगा कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। गर्मी को 90 लोगों ने मत दिया है, वर्षा को 120 लोगों ने, और शीत ऋतु यानी कि सर्दी को 150 लोगों ने, 150 लोगों ने मत किया है। तो उसने प्रश्न क्या किया, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। ये तो साफ साफ दिख रहा है, शीत ऋतु को, तो आप इसे लिख देंगे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। ठीक है, आपका पहला प्रश्न होता है यहाँ सॉल्व। ठीक है बच्चों, था ना बच्चों सरल सवाल, बहुत सरल सवाल था। चलिए इसी का बी पार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा, देखिए त्रिज्यखंड आप जानते हैं किसे कहते हैं, मैंने आपको अभी चित्र में बताया था, देखिए फिर से बता देता हूँ। देखिए ये जो पाई चार्ट है ना, उसमें ये जो खाने से बनाए हैं बच्चों, ये वाला खाना ये एक त्रिज्यखंड है, ये वाला खाना ये एक त्रिज्यखंड है, ये बड़ा सा एक खाना ये भी त्रिज्यखंड है। ठीक है, ये जो खाने से बनाए गए हैं ना, इसके केंद्र से यहाँ जो ये कोण बन रहा है, तो ये क्या है, ये तो है हमारा त्रिज्यखंड। और इस केंद्र पर जो कोण बन रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये वाला जो कोण बन रहा है, इसके केंद्र पर ये कोण बन रहा है, और देखिए ये कोण जो बन रहा है, इन सब कोणों को क्या कहते हैं, केंद्रीय कोण। और ये जो ये बन रहा है आपका त्रिज्यखंड, इसे त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, अब वो इस सवाल में हमसे यही पूछ रहा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। केंद्रीय कोण हमने समझा दिया, जो वृत्त के केंद्र पर, जैसे ये है ना और ये बनेगा, तो यहाँ जो कोण बनेगा ये हम इसे कहते हैं केंद्रीय कोण। और ठीक है, और इस पार्ट को, इस एरिया को कहते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, तो यही ये पूछ रहा है आपको, इस एक्सरसाइज का सबसे मेन पार्ट है ये। ठीक है, इसे सीखना है, कैसे सीखेंगे हम आपको चलो बताते हैं। बच्चों, केंद्रीय कोण निकालने का एक सूत्र होता है, क्या होता है कि केंद्रीय कोण बराबर संख्या बटे कुल योग गुणा 360। ठीक है, अब ये कहां से निकलेगी, जो भी हमें डाटा दिया जाएगा, जिसका भी हमें केंद्रीय कोण निकालना है, उसे तो हम संख्या मानेंगे और ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अंश के रूप में। ठीक है, और जितनी भी सारी संख्याएं दी होंगी, जितना भी मत या जितना भी डाटा दिया जाएगा, उन सबको हम जोड़ लेंगे, और उनको जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होगा कुल योग। कुल योग को लिखेंगे हम बटे में, यानी कि हर के रूप में। ठीक है, और उसमें 360 का गुणा कर देंगे, हमारा केंद्रीय कोण निकल आएगा। अब 360 से ही गुणा क्यों किया जाता है बच्चों, देखिए जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, हमने ये बनाया एक वृत्त, अब ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अब यदि हम इस केंद्र को वृत्त की परिधि से कहीं पर भी मिलाते हैं, तो ठीक है ना, तो जो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, वो पूरा कोण कितने अंश का होता है। जैसे ये वृत्त के केंद्र पर यदि कोई कोण बनेगा, तो यह कितने अंश का बनेगा, यह बनता है बच्चों 360 अंश का। इसलिए कहा जाता है कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वह 360 अंश का होता है। और जब हम केंद्रीय कोण निकालते हैं, इसीलिए इस केंद्र की वजह से ही इसमें 360 का गुणा किया जाता है। जैसे एक चीज और देखें, यदि हम इस वृत्त में ये कोण बनाते हैं, ये मान लीजिए ये 60 अंश का कोण है। ठीक है, ये वाला इतना हिस्सा, एक कोण यहाँ बना देते हैं, ये भी कितने भी अंश का होगा, एक यहाँ बनाते हैं और एक यहाँ बना देते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी ये सारे कोण बनेंगे, इन सब कोणों का योग कितना होना चाहिए, ये योग होना चाहिए
360 अंश का। इसीलिए केंद्रीय कोण निकालते समय हम 360 का गुणा करते हैं। समझ गए आप? मुझे पता है आप समझ गए होंगे। केंद्रीय कोण बराबर होता है संख्या बटे कुल योग गुणा 360। चलिए अब करते हैं अपने सवाल को। देखिए आपको सवाल दो तरीके से कर सकते हैं, या तो नॉर्मल जो तरीका है उस तरीके से भी कर सकते हैं, या एक इस तरीके का आप चार्ट बनाकर भी कर सकते हैं। इससे बच्चों क्या फायदा होगा चार्ट से, कि आपकी जगह की बचत होगी और आप एक जगह ही पूरे सवाल को सॉल्व कर लेंगे, वरना आपको पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी कि ग्रीष्म ऋतु को प्राप्त मत, फिर केंद्रीय कोण निकालेंगे, लाइनें भी बढ़ेंगी। उससे अच्छा है कि आप इस तरीके का चार्ट बना लें, ये ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, और फिर आपकी मर्जी है, जैसे भी करेंगे सवाल दोनों तरीके से ही सही रहेगा। ठीक है ना? चलिए हमने यहाँ चार्ट बनाया है, ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शीत और योग। मत जितने जिसको मिले हैं 90, 120 और 150। ठीक है, अब इनका योग कर देंगे। तो योग कितना आएगा बच्चों? 150 और 120 270 और 90 360। ठीक है, तो इनका योग आया बच्चों 360। चलिए अब निकालना है हमें केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं हमने अभी बताया था आपको। क्या सूत्र था? सबसे पहले संख्या। अब किसका निकालना है हमें? ग्रीष्म ऋतु का। संख्या कितनी है, इसको कितने मत प्राप्त हुए हैं? 90। तो ऊपर लिखेंगे बच्चों हम 90 बटे, बटे में क्या था? कुल योग। हर में क्या लिखते थे? कुल योग। तो योग कितना है हमारा? 360। तो 360। अच्छा, अब गुणा करना था। गुणा किससे करना था? जो वृत्त का, मतलब वृत्त का जो केंद्र होता है उस पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 का। यानी कि वृत्त हमेशा हमारा 360 अंश का होता है, तो वही 360 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब आप काट पीट कर लीजिए। देखिए 360 से 360 पूरा कट जाएगा एक बार में। ठीक है, अब 90 और 1 का गुणा कर दीजिए। 90 और 1 का 90 एक कम होते हैं बच्चों 90। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय कोण आपका निकल कर आया बच्चों, वो 90 अंश का निकल आया ग्रीष्म ऋतु के लिए। ठीक है, वर्षा का निकालिए। सबसे पहले संख्या बट्टे से ऊपर मतलब अंश में, तो संख्या कितनी है? 120। तो हम लिखेंगे 120 बटे में कुल योग। योग कितना है हमारा? 360। तो 360 गुणा, गुणा किससे करना है? 360 से। देखिए बच्चों यहाँ आपको दोनों जगह 360 दिख रहे हैं, उसका देखकर मतलब उसको देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। ये 360 है ना, इन संख्याओं को जोड़ने से योग प्राप्त हुआ है, तो ये योग तो आपको अलग अलग प्रश्न में अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो जो हर की संख्या है वो बदलती रहेगी, लेकिन ये वाला 360 कभी नहीं बदलेगा। ठीक है ना, तो ये हमेशा 360 ही रहेगा। अब 360 से 360 एक बार में कट जाएगा, ऊपर बचा 120 और 1, इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 120 अंश। ठीक है, अगला कीजिए शीत ऋतु के लिए। सबसे पहले संख्या 150, क्योंकि शीत ऋतु का निकाल रहे हैं हम, बटे योग 360 गुणा 360। अब इसे काट दीजिए, ये एक बार में कट गया, ऊपर बचा 150, तो ये आएगा बच्चों 150 अंश। ठीक है, आपने तीनों ऋतुओं के केंद्रीय कोण निकाल लिए, जो पूछा था हमने निकाल दिया, यानी कि ये दूसरा प्रश्न होता है बच्चों हमारा यहाँ सॉल्व। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी का तीसरा पार्ट है, वो बोल रहा है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। अच्छा देखिए बच्चों, मतलब हमें जो हमने अभी जो डाटा निकाला है, केंद्रीय कोण निकाले हैं, उसको बनाने के लिए मतलब उसको दर्शाने के लिए हमें एक पाई चार्ट बनाने के लिए बोल रहा है। कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे इसे भी। ठीक है, चलिए करते हैं इसे भी। बच्चों पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक वृत्त खींचना पड़ेगा। ठीक है, जो हमने यहाँ खींच लिया है। अब ये इसका जो मध्य बिंदु है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको बनाने के लिए हमें चांदे की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु का जो है केंद्रीय कोण कितना निकला था, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 90, 120 और 150। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु के लिए 90। अब क्या करेंगे, अब जो ये जो केंद्र है ना, इस पर हमें 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण आप बनाना जानते होंगे। सबसे पहले ये इसको यहाँ एक रेखा खींच दीजिए। ठीक है, ये हमारी हो गई आर यानी कि त्रिज्या। अब यहाँ हमें 90 अंश का कोण बनाना है,
जानते हैं 90 अंश का कोण कैसे बनता है? इस चांदे को आप रखेंगे यहाँ रख दीजिए, ठीक है, इस रेखा के यहाँ बिल्कुल सीध में। अब ये मुझे चांदा यूज करना नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं। और 90 अंश ये है तो यहाँ आप एक बिंदु रख दीजिए, ठीक है। अब इसे हटा दीजिए आप, अब कुछ नहीं करना। अब इस बिंदु को और इससे मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे हम यहाँ, ठीक है। ये बन जाएगा बच्चों हमारा 90 अंश का कोण, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया है क्योंकि हमने हाथ से बनाया है। आप चांदी से, प्रकाल से और फुटा से यानी कि स्केल से बनाएंगे तो वो बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है ना। हमने तो यहाँ बस आपको समझाने के लिए बनाया है कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो त्रिज्यखंड हो गया बच्चों, ये किसका हो गया? ये हो गया हमारा ग्रीष्म ऋतु का, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ सेड भी बढ़ सकते हैं, हमने तो बस ऐसे ही कर दिया। अब किसका बनाना है? वर्षा का। कितना है इसका केंद्रीय कोण? जो अभी निकला था 120। अब इस पर यहाँ 120 का कोण बनाना है, चलिए उसे भी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? अब चांदा को रखेंगे बच्चों हम इस वाली रेखा पर, क्योंकि ये तो बन गया। अब इस तरीके से यहाँ रखेंगे, हम सीधा कर लेते हैं और इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 120 कहाँ आ रहा है? ये तो 90 है, 100, 110, 120, देखिए ये आ रहा है 120, तो ये बन गया यहाँ पर, ठीक है। चांदा हटा दीजिए। अब कुछ नहीं, इसको इसके केंद्र से मिला दीजिए। ये जो है यहाँ से ये बन गया इसका केंद्र, ठीक है। तो बच्चों ये वाला जो कोण बनेगा ये होगा कितने का? हमारा 120 अंश का, ठीक है। और किसके लिए है? ये है वर्षा ऋतु के लिए, तो वर्षा, ठीक है। अब जो बच्चों ये बचा, ये कितने का होगा? ये ऑटोमेटिक जो बचेगा ना बच्चों, वह शीत ऋतु का, जितना केंद्रीय कोण निकला था ना, कितना है? 150। तो ये 150 अंश का अपने आप स्वयं ही बन जाएगा, ठीक है। और ये किसके लिए है? शीत ऋतु के लिए। तो इस प्रकार हमने जो है एक पाई चार्ट बना दिया। समझ में आया बच्चों? आ गया होगा, मुझे पता है। ज्यादा कुछ है नहीं, वृत्त के अंदर बस आपको इस जो केंद्र है ना, इस पर कोण बनाने हैं। कोण बनाना आप बहुत आसानी से जानते होंगे, चांदे की सहायता में आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। चांदा में सब कुछ लिखा होता है, जितने अंश का कोण बनाना है आप उतने अंश का बना दीजिए, ठीक है। तो बच्चों ये प्रश्न भी होता है यहाँ हमारा सॉल्व। समझ में तो आया? आ गया होगा, मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। अच्छा, मतलब हमें एक पाई चार्ट बनाना है। और किस पर बनाना है वो आगे लिखा है कि यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए गए रंगों को दर्शाती है। अच्छा, देखिए ये एक सारणी दी है और कुछ लोगों पर सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि आपको कौन कौन से रंग पसंद हैं, ठीक है। तो वही डाटा यहाँ दिया है। नीला पसंद करने वाले व्यक्ति हैं 18, मतलब नीला 18 लोगों को पसंद है। हरा रंग 9 व्यक्तियों को पसंद है। लाल रंग 6 व्यक्तियों को पसंद है। और पीला रंग बच्चों 3 व्यक्तियों को पसंद है, ठीक है। और इन्होंने इन सब का योग भी दिया है जो होता है 36, यानी कि ये जो सर्वे किया है वो 36 व्यक्तियों के ऊपर किया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ कुछ और दिया है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का आनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। अच्छा बच्चों, इस सवाल में यहाँ एक नई चीज आ गई, आनुपातिक भाग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे उदाहरण के रूप में उन्होंने दिया है नीला रंग, तो नीला कितने 18 लोगों को पसंद है, तो 18 बटे कुल संख्या काट दीजिए, 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से हरा क्या है, 9 बटे 36, 1/4 आ जाएगा, इत्यादि। मतलब इस तरीके से आपको अनुपातिक भाग ज्ञात करने हैं। कोई बात नहीं, उसे भी हम सीख लेंगे। और इसे प्रयोग करते हुए संगत कोण ज्ञात कीजिए, मतलब वही केंद्रीय कोण हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ एक नई चीज आई है, सबसे पहले आनुपातिक भाग। केंद्रीय कोण तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि हम पिछले सवाल में सीख कर आए हैं इसे, लेकिन यहाँ हमें एक आनुपातिक भाग ज्ञात करना है, वो नई चीज है। चलो सबसे पहले हम सीखते हैं आनुपातिक भाग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों केंद्रीय कोण निकालना सीखा था आपने। यदि केंद्रीय कोण आप सीख चुके हैं तो अनुपात को भी अब पहले ही सीख चुके हैं, कुछ नहीं बताना नया। जो केंद्रीय कोण होता है वही उसी जैसा ही होता है अनुपात ज्ञात करना, यानी कि अनुपातिक भाग। केंद्रीय कोण में हमने क्या सीखा था, संख्या बटे कुल योग गुणा 360, ठीक है।
अनुपात में क्या सीखा जाता है, मतलब अनुपात कैसे निकाला जाता है। केंद्रीय कोण का जो 360 होता है, बस इसको आप हटा दीजिए, बची हुई संख्या हमारी अनुपात से ही हो जाएगी। अनुपात निकालने का सूत्र होता है बच्चों संख्या बटे कुल योग, ठीक है। बस गुणा 360 नहीं करना। अनुपात भी आप निकालना सीखिए, कितना सरल है। जिस संख्या का निकालना है उस संख्या को आप अंश में यानी कि ऊपर लिखेंगे, कुल जो योग है मतलब पूरा जो डाटा दिया है उनका जो योग होता है उसे आप बटे में लिख देंगे, ठीक है। यानी कि अनुपात बराबर होता है संख्या बटे कुल योग, हमारा अनुपात निकल आएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं बच्चों हम सवाल को। देखिए इसके लिए भी हम एक इसी तरीके से एक चार्ट बना लेंगे। रंग जो भी है, व्यक्ति उनका डाटा दिया है, अनुपात और केंद्रीय कोण हमें निकालने हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब निकालते हैं हम अपना अनुपात। अनुपात निकालने के लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले अंश में लिखेंगे संख्या। किसका निकालना है, नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों का। कितने हैं 18, तो हम लिखेंगे 18 बटे में हर में क्या लिखेंगे कुल योग। यदि इनका योग करते हैं तो 36 आता है, पहले ही प्रश्न में उसने हमें करके दे रखा है बुक वाले ने, ठीक है। तो बटे में आ जाएगा 36, ठीक है। अब इसे आप काट दीजिए। देखिए 18 एकम 18 और 18 दूनी होते हैं 36, यानी कि 1/2 आ गया हमारा अनुपात, ठीक है। 18 का पहाड़ा तो आप जानते होंगे, मुझे पता है सारे बच्चे जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो आप इसे 3 से काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 तिया 18, 6 चिंग 36, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि नीला पसंद करने वाले व्यक्तियों का जो अनुपात है वो 1/2 है, ठीक है। अब इसी का केंद्रीय कोण निकालना है, तो केंद्रीय कोण आप अनुपात से ही निकालने के लिए बोला है, तो आप देखिए वो कैसे निकालेंगे, अनुपात लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब इसमें आपको केंद्रीय कोण निकालते समय क्या करना पड़ता था, 360 का गुणा, तो अनुपात में आप 360 का गुणा कर दीजिए, कोई बात नहीं है। अब इसे काट दीजिए। देखिए 2 से 2 एकम 2, एक बार कट गया, एक यहाँ आ गया, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16 और पीछे बचा 0, तो ये आ गया 180 अंश, ठीक है। नीला पसंद करने वाले व्यक्तियों का जो केंद्रीय कोण होगा वो है 180 अंश का होगा, ठीक है। अब हरे का करते हैं अनुपात। सबसे पहले संख्या यानी कि 9, तो ऊपर लिखेंगे 9 बटे कुल योग कितना है 36, तो बटे में 36, ठीक है। अब काट दीजिए। देखिए 9 एकम 9 और 9 चौक 36, तो ये आया 1/4, ठीक है, अनुपात हो गया। अब इसका केंद्रीय कोण, तो अनुपात लिखिए 1/4 और गुणा इसमें 360 का कर दीजिए, ठीक है, तो आपका केंद्रीय कोण निकल आएगा। अब देखिए 4 से 36 काट दीजिए, 4 निम 36, यानी कि 9 बार कट गया और बची 0, तो 0 लगा दीजिए इसके पीछे, तो ये हो जाएगा 90 अंश का, ठीक है। हरा रंग का 90 अंश का केंद्रीय कोण बनेगा। अब लाल रंग का निकालिए। सबसे पहले संख्या बटे योग कितना है 36, अब काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 चिंग 36, तो 6 बार, तो यानी कि 1/6। अब इसका केंद्रीय कोण निकालना है, तो उसे भी निकाल दीजिए। अनुपात लिखिए गुणा 360 कर दीजिए, 360, ठीक है, काट दीजिए। 6 से कट जाएगा जी, 6 चिंग 36, तो बराबर 6, ठीक है, और 0 बची तो 0, तो ये आया 60 अंश का कोण लाल रंग का। पीला निकालिए। सबसे पहले संख्या बटे कुल योग यानी कि 36, अब इसे काट दीजिए। देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 1/12, ठीक है बच्चों, इसका अनुपात निकल कर आ गया। अब इसका केंद्रीय कोण, तो सबसे पहले तो आप अनुपात लिखिए जो हमने निकाला है और इसमें 360 का गुणा कर दीजिए। अब इसे काट दीजिए। देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि 3 बार कट जाएगा ये, और पीछे 0 बची तो 0 लगा दीजिए। तो जो पीले रंग का केंद्रीय कोण निकल कर आया बच्चों वो है आया हमारा 30 अंश। हमने अपने सारे केंद्रीय कोण निकाल दीजिए, 180, 90, 60 और 30, ठीक है। ये सवाल होता है बच्चों हमारा सॉल्व। अब वो कह रहा है कि इसका पाई चार्ट और बनाना है, अभी नहीं हुआ बच्चों सॉल्व। देखिए पाई चार्ट खींचना है, ठीक है ना। तो पाई चार्ट के लिए हमने ये सारी चीजें निकाल ली, अनुपात निकाल लिया और केंद्रीय कोण निकाल लिया। अब पाई चार्ट बनाना है, बहुत सरल है, पाई चार्ट हम पहले ही सीख चुके हैं। चलिए करते हैं उसे भी।
पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक वृत्त चाहिए। तो हमने पेंसिल और प्रकाल की सहायता से हमने ये एक वृत्त बना दिया, ठीक है, और ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। अब केंद्र पर ही बनना है सारा जो भी हमारा पाई चार्ट बनना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अब पाई चार्ट में सबसे पहले क्या बनाना है, पहले केंद्रीय कोण किसका बनाना है। तो देखिए सबसे पहले नीले का बनाना है, ठीक है। इसका केंद्रीय कोण है 180। पहले बच्चों इसको पिछले पेज पर ही डाटा लिख लेते हैं, वरना बार बार हमें पेज पलटना पड़ेगा, ठीक है। तो नीले का है 180, ठीक है। हरे का कितना है 90, लाल का 60 और पीले का 30। देखिए बस आगे 0 लगा दी, हमारा केंद्रीय कोण भी निकल आया, है ना कितना अच्छा डाटा। चलिए अब बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा हमें। अब सबसे पहले नीले का 180 इंच का हमें जो है क्या खींचना है, कोण। अब आप एक बात बताइए, 180 का कोण खींचना जानते हैं? हाँ बिल्कुल, जो सीधी रेखा होती है वो हमारी 180 इंच की होती है, यानी कि इस केंद्र पर हमको बिल्कुल एक सीधी रेखा खींच देनी है, ठीक है। चलिए खींचते हैं उसे। देखिए ये हमने खींच दी 180 इंच की सीधी रेखा। यहाँ जो कोण बना है वो बच्चों कितने इंच का बना है, वो बना है 180 इंच का, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप चाहें तो इसमें रंग भी भर सकते हैं, ये नीले के लिए है ना। चलिए इसमें नीला रंग भर देते हैं। देखिए ये हमने नीला रंग भर दिया इसमें, ये हमारा 180 इंच का हो गया नीला रंग का डाटा, ठीक है। चलिए अब क्या है हरे रंग का, ठीक है, ये है 90 इंच का। चलिए अब यानी कि 90 इंच का कोण बनाना है, कैसे बनेगा, अब आप वो तो आप जानते हैं। अब उसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है किसकी, चांदा की, ठीक है। तो चांदा को आप कहाँ रखेंगे आप, अब आपको चांदा रखना पड़ेगा बच्चों, देखिए यहाँ इस तरीके से रखना पड़ेगा उल्टा, क्योंकि केंद्र कहाँ है इसका, ये रहा केंद्र। अब इसके केंद्र पर ही तो बनाना है आपको, तो आप यहाँ रखेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो समझना, क्योंकि मैं कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूँ तो हो जाता है टेढ़ा मेढ़ा। अब देखिए ये 90 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। यहाँ आप एक बिंदु रखेंगे, ठीक है। अब चांदी का काम खत्म, चांदा हटा दीजिए। अब जो आपका केंद्र है ना, इसको और इस बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बन गया 90 इंच का कोण। किसके लिए है ये, हरे रंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हरे रंग के लिए। चाहे तो आप इसमें कलर भी भर सकते हैं, कलर ही भर दीजिए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए ये हमने 90 इंच के लिए हरे रंग को भर दिया, ठीक है। ये नीला हो गया, ये 90 इंच का हरा हो गया। अब क्या करना है, लाल इंच, इसका केंद्रीय कोण कितना था, 60 इंच का, यानी कि अब आपको इस केंद्र पर 60 इंच का कोण बनाना है। चलिए बनाते हैं। उसके लिए फिर से वही चांदा पकड़ेंगे। अब चांदा कहाँ रखेंगे, अब बच्चों चांदा रखना है जहां हमने अभी 90 इंच का कोण बनाया था उस रेखा पर, ये है तो यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब हमें 60 इंच का कोण बनाना है, तो 60 इंच देखिए कहाँ है हमारी 60 इंच, पहले तो देखेंगे हम, ये रहा बच्चों 60 इंच। तो यहाँ एक बिंदी लगा देंगे, ठीक है। बिंदु लगा दिया। अब आप इसे हटा सकते हैं चांदे को, और इस बिंदु को मिलाती हुई इससे एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। ये खींच दी हमने रेखा, ठीक है। तो ये कोण हमारा कितने का बन गया, ये बन गया बच्चों 60 इंच का। और किसके लिए है ये, लाल रंग के लिए। चाहे तो आप इसमें लाल रंग भी भर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमने लाल रंग भर दिया यहाँ, ये है हमारा 60 इंच का, ठीक है। अब जो बच्चों ये जो डाटा बचा, मतलब ये त्रिज्यखंड बचा, ये अपने आप ऑटोमेटिक ये कितने का बचेगा, पीले के लिए 30 इंच का, ठीक है। ये हमारा अपने आप 30 इंच का बच जाएगा। चाहे तो आप इसमें भी पीला रंग भर सकते हैं। देखिए बच्चों इसमें हमने पीला रंग भर दिया। इस तरीके से ये हमारा पाई चार्ट बनकर हो गया तैयार, ठीक है। आप कॉपी पे बनाएंगे ना तो सीधे रंग भरेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ तो रंग थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप कॉपी में अच्छे तरीके से बनाना, बहुत सुंदर लगना चाहिए। टीचर यदि ये प्रश्न एग्जाम में आए और अगर आप रंग भराए तो यकीन मानिए आपको और बच्चों से 1-2 नंबर एक्स्ट्रा देने ही देने हैं टीचर को, ठीक है ना। तो प्रॉपर तरीके से करना, बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं और बहुत सरल भी होते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, आपका ही फायदा है।
कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 3 ही सवाल करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करें तो एक्सरसाइज तो खत्म हो जाएगी, लेकिन वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। अब इतनी बड़ी वीडियो को देखकर आप डरने लगेंगे, आपको मैथ से भी डर लगने लगेगा। इतनी बड़ी वीडियो हम नहीं देखेंगे, हम तो मैथ को छोड़ ही देंगे। तो आपके मन से मैथ का डर निकालने के लिए आपको छोटी छोटी वीडियो ही देखनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम केवल 3 ही सवाल इसीलिए कर रहे हैं। अब इससे बचे हुए प्रश्न है ना, वो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सीखिए, क्योंकि एक साथ ज्यादा सारी मैथ सीखेंगे ना तो कुछ सवाल आपको समझ में आएंगे, कुछ नहीं भी आएंगे, आधे आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगे। क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमसे जुड़ने वाले हर बच्चे को मैथ पूरी तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको छोटी छोटी वीडियो ही देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय कहने से पहले एक बात और, मैथ यहाँ आप पढ़ ही रहे हैं, अपनी साइंस को 8th क्लास की साइंस को भी आप हमारे ही चैनल पर पढ़ सकते हैं। कहाँ मिलेगा वह वीडियो? या तो यूट्यूब पर हमारे नाम से सर्च कर लीजिए कि फलाना चैप्टर बाय ई ब्लैक बोर्ड, या आप हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट है वहां जाकर भी अपनी साइंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।